Good morning, class. I welcome you all to my YouTube channel NS Enlights and let's enlighten the world. Of course, it's Diwali. So happy Diwali to you all. आज 14th of November को हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ऑफ द इंडिया। और चलिए इसी के साथ मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। इट्स 14th of November और आज हम पेपर 4 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा देख लेते हैं। We are living in a time when the gray area between right and wrong is increasing and individual decisions have never been more subjective. Comment. देखिए आजकल इतना ज्यादा टफ हो गया है, सच को सच बताना, झूठ को झूठ बताना, इनको प्रूव करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। कौन सही है कौन गलत है इसका दायरा थोड़ा बढ़ गया है। इसी पे हमको कमेंट करना है 150 वर्ड्स में। सोसाइटी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, ये कैसे हम बताएंगे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका अप्रोच क्या रहेगा? Establish link between ethics as study of right and wrong behavior and increasing ambiguity of right and wrong in present times। देखो एथिक्स क्यों सिखाया जा रहा है हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, क्यों उनका एथिक्स जानने के लिए ये पेपर बनाया गया है, यही इसीलिए कि वो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो कैसे डिसीजंस लेंगे, राइट। So, state the reasons for enlarging gray area and differences in individual decisions। कैसे एक सेम सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में दो अलग लोगों का अलग उनका लॉजिकल माइंडसेट हो सकता है, कैसे उनके डिसीजंस वैरी कर सकते हैं। कंक्लूजन हमें बता देना है। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। Ethics is the study of right and wrong behavior. However, there has never been consensus as on what constitute right and wrong behavior in certain or categorical terms, right? एथिक्स क्या है? एथिक्स बेसिकली राइट और रॉन्ग जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने का, उसको पता लगाने का एक तरीका है जस्ट। और ये कभी भी प्रूव नहीं हुआ है कि जो राइट और रॉन्ग बिहेवियर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मैनर में ही होता है, वो कैसे भी हो सकता है। देयर हैज बीन ऑलवेज वॉगनेस, मतलब एक धुंधलापन सा है। व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स राइट बिहेवियर, दिस इशू इज रिफ्लेक्टेड इन। हम किसको सही बोले, ये हमेशा से ही जो मेरे अकॉर्डिंग सही है लगता है कि आपके अकॉर्डिंग हो सकता है गलत हो सकता है, और किसी और के लिए वो सही हो सकता है या थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, राइट। कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि जो हम जिसको सही बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट में सही है या नहीं, राइट। Is reflected in position described in approach of ethical relativism। ethical relativism की जो थ्योरी है उसमें यही बातें डिस्कस की गई है, राइट और रॉन्ग वाली, ठीक है। however ethical relativism is concerned with notion of wrongness and rightness in different societies or cultures, but in present times due to various social, economic and political factors, this phenomenon is of increasing ambiguity of right and wrong is also working at individual level। देखो पहले क्या होता था कि पहले जो एथिकल रिलेटिविज्म है, जो राइट और रॉन्ग का जो थ्योरी है, एथिक्स का पता लगाने का जो तरीका है, वो पहले पॉलिटिकल बहुत बड़े लेवल पे होता था। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो फैक्टर थे वो वैरी करते थे। अब क्या है, अब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी होने लगा है, मतलब जो डिसीजंस है आपके एज एन इंडिविजुअल पर्टिकुलर, तो वो भी अब वैरी करने लगे हैं। जो आपको लगता है कि सच है वो दूसरे को लगता है कि ये गलत हो सकता है, राइट। अब इसको कैसे हम सिद्ध करें कि ये जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है? Okay, so the individual morals and their differences are resulting in decisions becoming more and more subjective in contrast to a particular society's collective moral standards, right? होता क्या है, जो इंडिविजुअल मॉरल्स हैं आपकी, सपोज आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपकी सोसाइटी में वो चीजें सही मानी जाती हैं, और आप जिस सोसाइटी में अभी वर्क कर रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा अलग हो, वहां पे ये चीजें अलाउ ना हो, राइट। जैसे हम कल्चर में डिफरेंसेस करते हैं, जैसे वेस्ट का कल्चर हमारे ईस्ट के कल्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं उनमें, और बट हम क्या करते हैं, हम उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जो चीजें उनके कल्चर में अच्छी हो यहाँ अच्छी ना हो, ठीक है। इंडिविजुअल मॉरल्स डिपेंड करते हैं कि आपकी मॉरल वैल्यू कितनी हाई है, कितनी लो है,
और आपके डिसीजंस भी उस पर वैरी करेंगे, डिसीजन भी उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। सो बॉडी में हम लिख देंगे द ग्रे एरिया बिटवीन, ग्रे एरिया किसको बोलेंगे, देखो ये आपका इस तरफ बिल्कुल सही है, इस तरफ बिल्कुल गलत है, तो गलत की तरफ आप जा रहे हैं और सही की तरफ, तो बीच में जो कुछ एरिया होता है जो जहां आप पता नहीं लगा सकते कि ये सही है या गलत है, कुछ ऐसे डिसीजन, उसको हम ग्रे एरिया बोल देंगे। एंड रॉन्ग इज इंक्रीजिंग एंड इंडिविजुअल डिसीजंस आर बिकमिंग मोर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब कि आप वो सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में ही डिपेंड करता है कि आप वहां कैसा डिसीजन लेंगे। आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, राइट। आप जब सिचुएशन आएगी आपके ऊपर, सर पे पड़ेगा, तभी आपको ये जो डिसीजन है आपके वो आपको लेने होंगे, तो उसको हम सब्जेक्टिव बोल देंगे। वो हर जरूरी नहीं हर किसी के साथ सेम सिचुएशन हो, राइट। वो आप पर्टिकुलर आप हो तो आप ही के साथ वो सिचुएशन हो सकती है। सपोज जैसे आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, किसी और के साथ वो नहीं हो सकता, राइट। सो आपको ही उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखते हैं कौन कौन से रीजन है जो वेरी करते हैं, जिनकी वजह से जो हम राइट और रॉन्ग का पता नहीं लगा सकते। पहली बात मॉडर्नाइजेशन, ऑफ कोर्स। अब मॉडर्नाइजेशन सबको पता है, मॉडर्न मतलब जो नयापन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज अनलीश्ड वाइड रेंजिंग changes in technology, institutions, lifestyles, law, education and brought in the process of rationalization means equality। मतलब जो मॉडर्नाइजेशन है इसका मतलब है कि जैसे अब मैक्सिमम जो हमारा वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक है, राइट। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है। अभी हमने जस्ट वी हैव सीन द मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसे जो बिडेन अभी जीत गया है, तो हमें लगा कि दोबारा से जो हमारी डेमोक्रेटिक जो फीलिंग है जो वर्ल्ड की, वो दोबारा से जाग रही है, क्योंकि जो अर्लियर जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ज्यादा लगता था कि झूठ बोल रहे हैं या अच्छे से उनकी पॉलिसीज नहीं चल रही हैं। तो ऐसे ही मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि रैशनलाइजेशन, जितनी भी जो पॉलिसीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो पूरी दुनिया में सबके लिए इक्वल हो जाए। द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन हैज लेड टू रैशनल लॉज गिविंग इंडिविजुअल फ्रीडम इन स्ट्रगल विद सोसाइटल नॉर्म्स एंड एथिक्स, राइट। सो आपकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और स्ट्रगल है, आपकी सोसाइटल जो नॉर्म्स है, जो तौर तरीके हैं आपके, और एथिक्स है, उसमें आपको छूट देना कि आप अपने तौर तरीके अपना सकते हैं, इसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअल, किसी को होमोसेक्सुअल रहना है रिलेशनशिप में, वुमेन एंट्री एट सबरीमाला एंड हाजी अली दरगाह, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन है जो आज भी अगर आप इन पे बात करेंगे तो हमेशा ये डिस्प्यूट के मुद्दे हैं कि कोई बोलेगा बिल्कुल गलत है, कोई बोलेगा बिल्कुल सही है, कोई बीच का रहेगा नहीं। आप चाहें तो इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं, इसको ऐसे हम तरीके अपना सकते हैं कि उसको भी बुरा ना लगे, उसको भी बुरा ना लगे, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। सो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन का जो दौर आया है उसमें हमें ज्यादा जरूरत लगती है ऐसे डिसीजंस को लेने की, राइट। जो हम बोलते हैं ना हर चीज में इक्वालिटी हो, मैन वेमेन बराबर है, बट पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए तो सबरीमाला होता आ रहा था, राइट। सो इसीलिए जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी इन जो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट है, कई तरह के जो ग्रे एरिया है, उनको बढ़ाने का एक जिम्मा लेता है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन क्या है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि ग्लोबलाइजेशन मींस पूरे वर्ल्ड का टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, ट्रेड लेवल पे एक हो जाना, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज मर्ज्ड कल्चरल डिस्टिंक्शन लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन, मतलब आपको लोकलाइजेशन कर देना हर एक इंटरनेशनल चीज का, कल्चरल अप्रोप्रिएशन एटसेट्रा। As cultures are not restricted to national boundaries, the ethical question related to stereotyping, commodification of other cultures, and relentless search for markets, altering older social structures arise, right? सो इस तरह से अगर आप जो हमारे जो कल्चर है, जो ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या मीनिंग है इसका, कि जो आपका अप्रोप्रिएशन है, जो कल्चर है नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नेशनल बाउंड्रीज, एक बाउंड्री नहीं है किसी भी आप अगर कोई बिजनेस बना रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, किसी तरह का आप बात करना चाहते हैं किसी, तो कोई बाउंड्री ही नहीं है आजकल किसी भी तरीके से। सो ये एक एथिकल क्वेश्चन है कि जो यहाँ एप्लीकेबल है वो वहां एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरह से बहुत बड़ा बीच में हर्डल है। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो रेज्ड इश्यूज लाइक फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्टिंग मार्केट्स एंड populations of developing countries accepting refugees versus human
जीनोफोबिया सुना होगा आपने, राइट, कि बाहर के जो लोग आते हैं उनसे कहीं आपके देश को खतरा तो नहीं, इंटीग्रिटी को तो खतरा नहीं है, राइट। सो इस तरह की जो बातें होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज्यादा ये बढ़ रहे हैं तरीके। तो पहले, आज से हम 50 साल पहले देखेंगे, 100 साल पहले देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था था, बट एक पर्टिकुलर लिमिट्स में था, राइट। तो ह्यूमन राइट्स का इशू आ गया इसकी वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉजिंग चेंजेस इन इंडिविजुअल्स मोराल्स। बिल्कुल, देखो कोई भी आसपास चेंज होता है ना सोसाइटी में, तो वो बहुत जरूरी है, वो इम्पैक्ट करेगा आपके थॉट्स पे, आपके मॉरल्स पे, आपकी वैल्यूज पे, राइट। जैसे कि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अब पहले हम देखो, आज दिवाली का एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले हम मिट्टी के दिए लगाते थे, राइट, विलेजेस में या कहीं भी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, कहीं भी ऑल ऑफ द इंडिया पहले मिट्टी के दिए, बिकॉज एक लाइवलीहुड का एक तरीका होता था, जजमानी सिस्टम था। आप अगर सपोज विलेज में रह रहे हैं, तो आपको मिट्टी के दिए देने के लिए एक प्रॉपर जो कुम्हार होता था वो होता था, आपकी बाल काटने के लिए प्रॉपर एक बाबर होता था, तो हर काम के लिए एक काम उसके लिए पर्टिकुलर डिसाइडेड था। अब क्या हुआ, अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन ऐसा हुआ कि बाहर से आने लगे दिए, लाइट्स, जो आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, सो वो इतना ज्यादा उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया कि ना तो कुम्हार रहे, ना मिट्टी के दिए रहे, और इस तरह से आपकी भी वैल्यूज में चेंज हो गया। आपको क्या लगा कि अब तो ये लाइट्स ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, अब मिट्टी के दिए कौन लगाए, कौन इतना मेहनत करे, राइट। सो इस तरह से जो जितने भी आपके ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस होते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो चेंजेस होते हैं, आपके जो बिहेवियर है उसमें वो चेंज ले आते हैं, धीरे धीरे आप देखिए उसमें भी चेंज आने लग जाता है, right? So the culture is different from their own. This give rise to situations where within a society with diverse populations, individuals have unique morals. Example, the beef ban raising the ethical gray areas. अब किसी को लगता है कि जी हम बीफ बिल्कुल बैन होना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। अब किसी को लगता है कि ये नॉर्मल हमारे लिए फूड है, हम तो हमेशा से खाते आ रहे हैं। जाइए आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, बीफ और पॉर्क तो इतना नॉर्मल है जितना यहाँ पे आप आपके लिए दाल रोटी, ठीक है, राइट। सो वेयर इन अ कल्चरल नॉर्म एथिक्स ऑफ अ मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी मीन्स क्लैशेस एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस ऑफ डाइटरी हैबिट्स, राइट। सो जहां मेजॉरिटेरियन जो आपकी मेजॉरिटी क्या बोलते हैं कि बीफ बैन होना चाहिए, और इंडिविजुअल हैबिट्स क्या बोलते हैं कि नहीं जी हम तो ये खाएंगे, ये तो हमारा हमेशा से ही, हमारे तो जितने भी ही एंसेस्टर्स थे सब ये खाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम पीछे से खोलेंगे जितने भी अपने वेद पुराण थे, इसमें कहाँ बीफ है, कहाँ बीफ का जिक्र है, और फिर हम उस पर आर्टिकल लिखेंगे कि देखिए आपके यहाँ भी पहले बीफ यूज होता था, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता। तो ये सब बहस के मुद्दे, ये हमेशा चलते रहेंगे। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो कभी भी एक नहीं हो सकते, वो हमेशा डिफरेंस रहेंगे। आपका पर्टिकुलर जो माइंडसेट है कुछ और हो सकता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जहाँ जिसका बर्थ और ग्रोन अप उसका कहीं और किसी एरिया में हुआ, तो उसका उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, राइट। सो इंफॉर्मेशन एज, अब इसके अकॉर्डिंग कि इंफॉर्मेशन इतना चुटकियों में कहीं से कहीं चला जाता है। In the present information age, the information has become a commodity that is quickly and widely distributed, is easily accessible and can be manipulated. बहुत easily manipulate किया जा सकता है, resulting in increased instances of hate mongering, hate speech जो आप देख लेते, बहुत easily कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल देता है। Comments में देखिए आप, बाहर YouTube पे देखिए आप, न्यूज चैनल देख लीजिए, हेट कमेंट्स इतना इजीली कोई भी किसी के लिए बोल देता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, राइट। सो impacting public opinions, misuse of information by vested interest, which calls for regulation versus the freedom of speech and right to be informed। तो ये सब जितने भी राइट्स हैं और जो आपकी फ्रीडम है वो इससे हैम्पर होती है, और जो इंफॉर्मेशन देने का जो एज है, ये जो तरीका आया है कि आप बहुत इजीली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बिना समझे आप बोल भी देते हैं, तो ये जो तरीका है काफी हार्मफुल है, आपके मॉरल्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम क्या देखेंगे, द इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर क्रिएटिंग सिचुएशंस वेयर टेक्नोलॉजिकल यूज एंड इट्स बेनिफिट्स is pitted against ethics, giving rise to subjectivity and ethical gray areas। मतलब टेक्नोलॉजी है वो भी आपके सब्जेक्टिव जो डिसीजंस है उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और ग्रे एरियाज को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल जीन एडिटिंग हेल्पिंग फाइट द क्रोमोसोमल डिजीजेस वर्सेस इट्स मिसयूज टू क्रिएट डिजाइनर बेबीज, और डिसरप्टिंग द जीन पूल फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट लीडिंग टू कंसर्न्स ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स। अब
देखिए जी, अब ये तरीका है, हमने बनाया तो था, जो जीन एडिटिंग था वो ये कि जो आने वाली ह्यूमन रेस है उनकी जो जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी को बहुत ज्यादा अगली माइंड होता है, किसी का सपोज कोई सीरियल किलर है, तो ऐसे ऐसे माइंड्स हैं जो वो अब ज्यादा डेवलप ना हो आने वाले टाइम में। कहने को तो अच्छी बात है, बट लोग इसका यूज करेंगे कि हमें अपना आर्टिफिशियल बेबी चाहिए, हमें डिजाइनर बेबी चाहिए, हमें उसमें लाइक आपको जो भी है मेसी, उसका भी उसकी तरह फुटबॉलर होना चाहिए, सचिन की तरह वो क्रिकेट खेलना चाहिए, लुक्स उसके ऐसे होने चाहिए। तो इस तरह के जो आप फिर फ्यूचर में जो लोगों का डिमांड है वो इस तरह से उसमें आप चेंजेस कर देंगे। तो ये गलत है, एक तरह से एथिकल गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने किसी और चीज के लिए बनाई थी, उसका यूज कुछ और हो रहा है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? वैलिड यूनिवर्सल moral principles within a society are facing challenges, and different peoples and cultures increasingly have different values, beliefs and truths, right? So आपकी पर्टिकुलर जो पर्सन है उनके बिलीफ ट्रूथ कुछ और हो सकते हैं, किसी और कम्युनिटी के कुछ और हो सकते हैं, each of which may be regarded as valid. The universality of ethical principles even within a culture itself is thus no more a valid proposition. कहने का मतलब आज की सोसाइटी में जो एक एथिकल प्रिंसिपल किसी एक सोसाइटी में है, हो सकता है दूसरी सोसाइटी में वैलिड ना हो। तो इस तरह का जो शेडेड जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा रहेगा। मोरालिटी देन इज यूनिवर्सल, बिल्कुल यूनिवर्सल है। मोरल रहना, मॉरल वैल्यूज को लेके चलना, ये यूनिवर्सल वैल्यू है। हर जगह आप जाइए, हर जगह इसको प्रेज किया जाएगा, इन द सेंस दैट द स्ट्रक्चर्स एंड रेगुलेशंस नेसेसरी फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर फॉर द सेक ऑफ योर सर्वाइवल इज found in all societies, but in practice morality is increasingly becoming relative to individuals and the social situations. तो कहने का मतलब है जो मोरालिटी है, जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सोशल सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल की सिचुएशन पे डिपेंड करती है। आप बहुत सारी मूवीज में देखा होगा आपने, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये हीरो है या ये विलन है, ये रोल है क्या, राइट? ये एंटागनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट है, हम उसको डिसीजन जन लेते लेते मूवी खत्म हो जाती, बट हमको समझ नहीं आता है कि हम इसको क्या बोले, राइट? सो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशंस हैं वो सोसाइटी में बढ़ रही है, राइट? तो हम ये डिसीजन ले पाना हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड अगेन मे दिस दिवाली illuminate your future like a candles and burn all the negativity. Wish you a happy Diwali again and again, right? Be आप सेफ रहिए, और प्लीज क्रैकर्स और ये सब आप प्लीज पोल्यूशन का ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ ना कीजिए, और एकदम लाइट फॉर एकदम हेल्दी सी अपनी दिवाली मनाइए, राइट? दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।